आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है कंटेंट क्रिएशन का क्रिएटर्स के लिए? फॉर एग्जाम्पल टीचर हो, वैसे भी आप पढ़ा रहे हो लोगों को, लेकिन आप 50-100 लोगों को पढ़ा रहे हो, यहाँ आके पढ़ा लो, क्या पता आप खान सर बन जाओ। कंटेंट बनाओ, ये आपका बहुत अच्छा एसेट बनेगा। रिच डैड पुअर डैड में मैंने एक बताया ना, एसेट बनाना है। एसेट, एसेट्स के बारे में जब मैंने पढ़ाई करी तो एसेट्स यूजुअली क्या आते थे। एक वीडियो जो आपने 4-5 साल पहले बनाया और उससे लगभग एक अच्छा खासा रेवेन्यू, एक जस्ट एग्जांपल के लिए, एक सही टाइम कभी नहीं आता। परफेक्ट टाइम कभी नहीं, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। बस आपको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है मेडिटेट करना सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ साइलेंस एक फॉर्म है। लोग जाप करते हैं ना, बोलते हैं, चैंटिंग करते हैं, वो भी मेडिटेशन है। आप किसी से बात करके उसी बात को रिपीटेशन मुझे लगता है बहुत पावरफुल चीज है। अमेजिंग, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज है। 5 ऐसी कौन सी वर्स्ट हैबिट है जो लोग आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं, राइट, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो रखी है? क्या आप अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अपने सपने पूरे कर सकते हो ताकि उनके सपने पूरे हो सके? ये सब करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। आप इस पे फोकस करो, ये रियल है। आपके मरने से आपके माँ बाप या बच्चे खुश नहीं होंगे, आप ये सब करोगे तो खुश होंगे। तो इस पे फोकस करो, ये एक हैबिट मुझे लगता है लास्ट, इसको अपनी लाइफ में लाना चालू करो। लाइफ विल बी वेरी मैजिकल एंड ब्यूटीफुल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और नए खास पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बेहद खास है, रीज़न बीइंग कि ये पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हमारी लाइफ के बारे में। हमारी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इनको आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा मेथड है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो है बुक्स। लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे जो बीच गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं। सो जीशान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑन योर पॉडकास्ट भाई। ग्रेट। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, ये बुक का जो कीड़ा है या बुक की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में कैसे हुई और उससे आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? सो ट्रू। मेरी ना पूरी ज़िंदगी ही बदली है किताबों की वजह से। मैं आज जो भी प्रोडक्ट हूँ, मैं जहाँ बैठ के बात कर पा रहा हूँ आपसे ना, वो सब किताबों की वजह से है। एक टाइम था जब मैं गरीब था एक चौल में रहता था, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था बात करने, मतलब किसी से भी बात करने बोलो ऐसे से मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। हकलाता तो नहीं था, स्टैमरिंग नहीं थी, बट एक कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस कप कप पे हाथ से पसीने पर जगह पूरा स्वेटिंग होना चालू हो जाएगा। सबसे नहीं होता था, यूजुअली लड़कियों से ज़्यादा होता था। बट वो भी ओवरकम मेरे को बुक ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, आप बोल सकते हो। तो अगर हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो हेल्थ का कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी खाओ। बट हेल्थ की तरफ भी इंक्लिनेशन जो गया, आई थिंक वो बुक की वजह से आया कि हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल्थ के पूरी जितने भी पैसे आज कमा पाया हूँ, अपने छोटे बड़े सपने पूरे कर पाया हूँ, अगेन बुक का क्रेडिट। रिलेशनशिप अच्छे हुए बुक की वजह से। आप मेरी लाइफ में जो हैप्पीनेस और एक शिफ्ट आया कि यार कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए, सारा प्रोडक्ट बुक से ही आया। अपनी कहानी बता दूँ तो आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो डैड है वो टैक्सी ड्राइवर है, आज भी वो टैक्सी करते हैं। मैं मना करता हूँ फिर भी करते हैं, बट उनको वो पसंद है करना, तो वो ठीक है, वो कर रहा है। बाकी उनका सपना था कि मेरा बेटा मेरे जैसा ना बने, टैक्सी वो डर डर के ठोकरे ना खाने पड़े, रोज़ रोज़ 500-1000 रुपये कमाना ना पड़े उसको। मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बड़ा इंसान बने, हर बच्चे जैसे माँ बाप का सपना होता है। तो उनका भी वही सपना था। और उस सपने के लिए देखो, जो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं यूजुअली हम वही ऑप्शंस लेते हैं। तो उनके सामने जो ऑप्शंस थे वो यही ऑप्शन था कि बेटे को पढ़ा लिखा के मैं इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कुछ ऐसा बड़ा बनाऊंगा। तो मैंने भी बोला हाँ ठीक है, अब्बू बोल रहे हैं, सोसाइटी बोल रही तो सही होगा। तो वैसे ही मैं चल रहा था। एक स्क्रिप्ट थी, MJ डिमार्को की एक बुक है डिस्क्रिप्टेड। उसके अंदर वो बोलते हैं हर इंसान है ना एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा होता है। मैक्सिमम लोग, कुछ लोग जो तोड़ते हैं वही लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी वही स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था कि भाई पढ़ो, अच्छे 10वीं में मेहनत करो, बोर्ड्स के एग्जाम है, अच्छे से बहुत मेहनत करके मार्क्स लाने हैं, अच्छी कॉलेज में जाना है, वो भी कर लिया। 12वीं में गंदे मार्क्स आ गए वो अलग बात है बट वहाँ पे ये था कि यार इंजीनियरिंग करने का। तो फिर मैंने थोड़ा सा बैकफुट पे जाके डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग में घुस गया। अब इंजीनियरिंग ऐसे ही हमारे 18-20 साल निकल गए। वहाँ पे फिर रियलाइज़ हुआ, 20 साल बाद आप बोल सकते हो, रियलाइज़ हुआ कि जो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ उसमें मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे सीनियर्स थे। हम लोग एक डांस ग्रुप में थे बेसिकली। डांस वांस का शौक आया था तब बहुत ज़्यादा। तो वो डांस ग्रुप में मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया कि कैसे भाई मार्केट में जॉब ही नहीं है। और ऐसे लोग के लिए जॉब नहीं है जो मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मैं तो कर रहा था क्योंकि मेरे घर वालों ने बोला है, सोसाइटी बोली कि इंजीनियर बन जाओ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे मालूम पड़ा कि यार जो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, पैशनेट लोग हैं, इंजीनियरिंग को लेके पैशन है, मेरे में तो नहीं था बट वो लोग को भी जॉब नहीं मिल रही है। और मिल रही है तो कैसे मिल रही है, 1.5 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ रहा है और उसके लिए 10-15 हज़ार का उनको सैलरी मिल रही है। तो ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैं तो सोच रहा था यार मैं इंजीनियरिंग करके इतनी मेहनत से पैसे लाखों रुपए अब्बू ने लगाया, इन्वेस्ट किया है, तो इससे कम से कम 30-40 हज़ार की तो इनकम आएगी। बट मालूम पड़ा था कि स्कॉलर्स लोगों को 10-15 हज़ार की इनकम मिल रही है। तो मेरा तो पूरा मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करी कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल।
है ना। और ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस लाइफ में हुए ही थे जिसने कहीं ना कहीं इंक्लाइन कराया था कि यार जॉब नहीं करनी है। मैं ना, मुझे फ्रीडम बहुत पसंद है, मुझे ना फ्री रहना पसंद है। तो वो फ्री, मुझे मालूम पड़ा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें फ्रीडम पूरी खत्म हो जाती है। फ्रीडम का एफ भी नहीं है, फ्रीडम का एफ नहीं है, फिर एफ ही हो जाता है आपकी लाइफ का। तो वो फ्रीडम नहीं है, तो फिर यार, क्योंकि लोग जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, जैसा आपको बॉस बोलेगा वैसे ही करना है, जो बोलेगा वही करना है, कहीं घूमने जाना नहीं, ये सब मुझे पसंद ही नहीं था। तो मैंने बोला कुछ तो हटके करेंगे, तो मैंने वही यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, कैसे रिच बनते हैं। नॉर्मल से गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया, और एक चीज़ मुझे समझ में आई कि यार अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उन लोगों की तरह उनको रेप्लिकेट करना चालू करो, जिसे एनएलपी मॉडलिंग भी बोलते हैं कि यार जो आपको जैसा बनना है उसकी जो आदतें है उसको रेप्लिकेट करो, वैसे रिजल्ट्स आपको भी मिल जाएंगे। तो मैंने नोटिस किया कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो लोग को तब मैं बहुत ऊंची नज़र से देखता था, आज भी देखता हूँ, जैसे बिल गेट्स हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, मार्क ज़करबर्ग हो गए जिनकी हमने बात करी है ना, इलॉन मस्क हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े नाम्स मैं देख रहा था ना, मिलियनर्स बिलियनर्स जो सबसे टॉप पे है, मैंने नोटिस करा सब में रीडिंग की हैबिट है। सब लोग किताबें पढ़ते हैं। बिल गेट्स आज भी पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट 500 600 अपने पीक टाइम पे पढ़ते थे एक दिन में। तो ऐसे फैक्ट्स मुझे लगा यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है, सब अमीर कर रहे तो मैं भी करूँगा, मैं क्यों नहीं करूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें शायद मैं नहीं कर सकता, उनकी तरह बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं बना सकता, बट ये तो कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से सर्च करा तो मुझे 2-3 बुक के रिकमेंडेशन मिले, रिच डैड पुअर डैड, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और थिंग्स आई डिडंट लर्न इन स्कूल बट आई विश आई हैड। ये 3 बुक्स थी, उसमें से पहली बुक मैंने रिच डैड पुअर डैड चुनी, और जब मैंने वो बुक को चुनी मेरा दिमाग बोल से तो खुल गया। पहले ऐसा बॉक्स मेंटालिटी थी, वो पूरी खुल के बाहर आ गई। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि यार सिंपल बातें थी, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत खतरनाक फॉर्मूला है रिच बनने का। उसमें बोला गया भाई रिच बनना है ना, अमीर बनना है, एसेट्स बनाओ। एसेट क्या होता है मतलब वो नहीं पता। एसेट कोई भी वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसे डालती है, लाइबिलिटी कोई भी वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसे ले लेती है। तो लोग गलती क्या करते हैं, गरीब क्यों है, लाइबिलिटीज़ पे लाइबिलिटीज़ खरीद रहे हैं, एसेट कुछ है ही नहीं। मेहनत बहुत कर रहे हैं, जॉब बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर उस जॉब के पैसे से लाइबिलिटीज़ खरीद रहे हैं, शो शाइनिंग के लिए मोबाइल ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जिसमें सिर्फ दिखावा लगे। वेल्थ नहीं बन रही है, गरीब बन रहा। बट अमीर लोग जो समझदार होते हैं वो लोग एसेट्स बनाते हैं। तो एसेट्स क्या बनाए, तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि यार एक चीज़ मैं कर सकता हूँ अगेन जो मेरे पास अवेलेबल है, उस हिसाब से मुझे लगा कि यूट्यूब चैनल कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, तो मैंने भी वो चीज़ वहाँ से किताब पढ़ के, किताबों से ही सीख के, एक और चीज़ मुझे किताब से सीखने मिली कि आपको कंटेंट में वो चीज़ें डालनी चाहिए जो आपको पसंद है और जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। किताबें हमेशा ये सिखाती वैल्यू ऐड करो, वैल्यू ऐड करो, वैल्यू ऐड। तो मैंने बोला कि मेरे पास क्या वैल्यू देने के लिए, इंजीनियर तो मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, क्या सिखाऊंगा इंजीनियरिंग। तो मुझे लगा कि यार किताबें मैं पढ़ सकता हूँ। रिच डैड पुअर डैड ने मेरा दिमाग तो खोल दिया था कि एसेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज़ बनाओ, पैसे के लिए काम मत करो, मेक मनी वर्क फॉर यू, डोंट वर्क, अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे कई सारे लेसन जो सीखे थे, वो सारी चीज़ों ने मेरा दिमाग खोला। तो उसी के ऊपर से फिर मेरा दिमाग ये चला कि यार इन्हीं बातों को सिखाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाहर वाले लोग भी ये सब चीज़ कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों को भी बोला कि किताबें पढ़ लो, कोई नहीं पढ़ रहा था बट मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो ये मेरा एक्स फैक्टर मुझे समझ में आया। तो फिर वहाँ से मैंने सीकेन चैनल की शुरुआत करी, और क्योंकि सीकेन चैनल पर जो वीडियोज़ थे वो यूनिक थे, नॉवल थे और बहुत वैल्यूबल थे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये कंटेंट में बहुत चलता है। कुछ नया लेके आओ मार्केट में और कुछ वैल्यूबल लेके आओ जिसके लोग वैल्यू कर रहे हैं। इसका क्रॉस इंटरसेक्शन होता है ना, तो वो एक स्वीट स्पॉट होता है जहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने कर डाला, क्योंकि बुक इंडिया में कोई नहीं कर रहा था, एनिमेटेड बुक समरी तब इंडिया में कोई नहीं कर रहा था। तो मैंने हिंदी एनिमेटेड बुक समरी स्टार्ट करी, और इसीलिए बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे मिलना स्टार्ट हो गए। और यहीं से मेरी सीकेन की जर्नी आप बोल सकते हो स्टार्ट हुई। बुक्स के अंदर और प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। एक और रीज़न ये भी था मेरा बुक चालू करने का, सिर्फ पैसा मतलब था, वो तो पैसा नाम इज्जत तो चाहिए, बट एक ये भी था कि यार बुक चैनल अगर मैं चालू कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम मैं तो किताब पढ़ता रहूँगा, और मुझे तो किताब हमेशा पढ़ती ही रहनी है। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि यार मेरी लाइफ बेस्ट हो जाएगी, तो किताबें पढ़ने की आदत भी बन जाएगी और पैसे मिल गए तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड गेस व्हाट, अच्छा ही हुआ। क्या बात है, ग्रेट। हाँ, तो जैसा आपने बताया कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू की, तो आपने सबसे पहला 1 करोड़ कब बनाया और कैसा फील हुआ जब कंटेंट क्रिएशन से आपने वो वेल्थ क्रिएट की, और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या ड्रीम्स पूरे किए इस जर्नी में? आई थिंक 1 करोड़ से ज़्यादा, सच बोलूँ तो जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा मज़ा आया था वो पहली इनकम थी। जो पहली बार वो जो कितना आया था आपको बता दो, मेरे दोस्त को मैंने बताया, जब मैं इंजीनियरिंग में था मैंने एक स्मार्टनेस करी थी कि मुझे पता था कि इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले ही अगर मैंने यूट्यूब पे कुछ थोड़ा बहुत नहीं अचीव किया तो मेरे घर वाले मुझे पुश करेंगे जॉब के लिए, और करना ही पड़ेगा यार, वो लोग ने इतना इन्वेस्ट किया तो मैं कैसे वो लोग को मना कर पाऊंगा। तो मैंने स्मार्टनेस ये करी कि इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले ही यूट्यूब चालू कर दिया। कि यार वहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिख जाए, और मैं वो रिजल्ट्स देखने की वेट कर रहा था, और वो रिजल्ट मुझे दिखा। जब पहला $1 मुझे रिफ्लेक्ट होता है ना एडसेंस में, $1 आया है,
और मैंने $1 देख के मैं एकदम खुश था कि यार $1 आया है। और मैंने अपने दोस्त को बोला कि देख भाई मैंने $1 कमाया। तो उसने पूछा $1 कितना होता है, तो तब कुछ 60-60 रुपये होते थे और वो मेरे पास हंस रहा था, ये 60 रुपये कमा के इतना खुश हो रहा है। मैंने बोला लेकिन मैं बहुत खुश था, वो तो क्यों, क्योंकि मेरे लिए एक नया दरवाज़ा खुल चुका था, एक नया रास्ता। अभी तक हम सिर्फ सुनते थे कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, अब वो हो गया था। 60 रुपये नहीं थे, मुझे मालूम था ये 60 रुपये एक दिन 600 भी बनेंगे, 60,000 और शायद 6 करोड़ भी बनेंगे, जो कि सारी चीज़ें हुई। लेकिन वो पॉसिबिलिटी खुलना मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। पहला जो चेक आया था वो तो $100 के बाद ही आता है। हाँ, आपको पहला पे आउट 100 के बाद आता है। तो वो आई थिंक जो भी आए थे ज़्यादा 1000, 6, 7, 8 जितने भी हज़ार थे वो मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ वो पहले इनकम ही जब रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे दिखा था ना, तभी मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। एंड कमिंग बैक, उसके बाद 2-3 साल 4 साल बाद मैंने अपना पहला कोर्स लॉन्च किया था। मैं एक कोर्स बना रहा था, मैंने देखा कि यार बहुत सारी किताबें तब भी पढ़ लिया था, हर हफ्ते की एक किताब पढ़ना हो जाता था। तो मुझे सक्सेस के प्रिंसिपल समझ में आना चालू हो गए थे, रिपीटेशन चालू हो गए थे। तो मुझे लगा यार एक कोर्स बनाता है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल का, क्योंकि मैं तब तक थोड़ा बहुत सक्सेस अचीव कर लिया था। मैंने आई थिंक सो अपना घर भी शायद तब खरीद लिया था, नहीं खरीद लिया था एकदम एग्जैक्टली नहीं याद है, बट हाँ अच्छा आई वॉज डूइंग वेरी वेल। जहाँ पे मेरे दोस्त जो मुझसे सीनियर थे, मुझसे बहुत स्मार्ट थे, वो लोग की जो सैलरी थी, जो लोग पूरा साल में कमा रहे थे, वो मैंने 1 महीने में कमाना तभी स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सक्सेस तो अचीव कर लिया, चलो इसके ऊपर ही कोर्स बनाता है। तो पहला चैप्टर मैंने हाउ टू फाइंड योर पैशन का था। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे किताबें मिल गई थी, वो मेरा पावर था। मुझे लगता है ऐसे ही अगर आपको भी आपका पावर मिल गया जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो वो आप कमा ही लोगे पैसा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वही अगेन दूसरा क्या कर रहा है वही देखते हैं कि जीशान भाई बुक समरी कर रहा है मैं भी करता हूँ, भाई ये कर रहे तो मैं भी वो करता हूँ। देखा देखी में करने जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहला लेसन हाउ टू फाइंड योर पैशन के ऊपर मैंने रखा कि पहले आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए आपको लोग पैसे दे सकते हैं। ऐसे 2-3 इंटरसेक्शंस होते हैं। इकिगाई का पहला चैप्टर मेरा इकिगाई था उस कोर्स में तो वो इकिगाई तो मैंने उसके ऊपर कोर्स बनाया और वो कोर्स बहुत अच्छा चला। विद इन फ्यू मंथ्स आप बोल सकते हो, स्टार्टिंग के पहले मंथ में ही 30 lakhs कुछ हो गया था। और फिर उसके बाद कुछ महीने में 1 CR के ऊपर हम लोगों ने किया, और सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर किया, मैं और मेरा पार्टनर जो आज मेरा फैसल दोस्त है। अच्छा, हम लोग बचपन का दोस्त है, उसको मैंने बोला जॉब वॉब छोड़ मेरे साथ काम कर, तो उसने जॉब छोड़ के मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया। और यहाँ से आप बोल सकते हो मेरे फर्स्ट 1 CR आए थे उस कोर्स से। बाकी अच्छी बात ये ना कंटेंट क्रिएशन की, भाई बात अच्छी है ना कि कोर्स तो एक सोर्स ऑफ इनकम थी। मेरे एडसेंस से भी पैसे आ रहे थे, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे आ रहे थे। तो ऐसे मल्टीपल सोर्स बन जाता है जब आपका कंटेंट क्रिएशन स्ट्रांग हो जाता है। तो वैसा हुआ। अमेजिंग। हाँ, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है कि एक सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए भी लेकिन एक अच्छी चीज़ आपने पकड़ ली, राइट। कहते हैं कि एक चीज़ आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, तो वो बुक आपकी थी जिन पे, और दूसरी चीज़ आप कंसिस्टेंट रहे, जो मैं ऑब्जर्व कर पाया। हाँ, कंसिस्टेंसी अगेन, क्योंकि इतनी किताबें पढ़ी थी ना, पैटर्न दिखना चालू होता है कि सब में एक बात है, कंसिस्टेंसी। इतनी बार इनग्रेन कर दिया गया ना इतनी सारी किताबों की वजह से कि मैं बोला भाई ये तो नहीं छोड़ूंगा मैं। सब लोग बोल रहे कंसिस्टेंसी, तो करते हैं ना। अगर बिल गेट्स बोल रहा है कंसिस्टेंट है तो रहते लेते, देख लेते क्या होता है। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया था चाहे कुछ भी हो जाए, हर संडे मेरा एक समरी जाएगा ही जाएगा। और विद गॉड ग्रेस पिछले 9-10 साल में शायद एक संडे ऐसा हुआ होगा जब नहीं गया हो, वरना 99.9% टाइम मेरा वीडियो गया है हर संडे को, और आज भी जाता है। हेड्स ऑफ टू यू, मतलब बहुत सॉलिड डेडिकेशन है। और शायद इसीलिए जीशान है और बाकी के लोग कंटेंट क्रिएटर हार मान जाते हैं। 2-5 वीडियो डालेंगे, लाइक आए, व्यू आए, कमेंट आए, नहीं आए, रिजल्ट नहीं आए, और हार मान जाते हैं। सही बात है। सो कंसिस्टेंसी किसी भी फील्ड में हो, वेदर किसी भी फील्ड में, आपका कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे मेरा हेल्थ एंड वेलनेस हो, कोई भी एरिया, चाहे वेल्थ क्रिएशन हो, कंसिस्टेंसी मतलब मेरे ख्याल से एक मेन कोर पिलर है सक्सेस का। मुझे लगता है ना ऐसे हर चीज़ का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कई बार डॉक्टर बनना है तो इतनी ये डिग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। एक बैर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना एक। हाँ, यस। तो मुझे लगता है सक्सेस का एक बैर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर जाओगे तो ही सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। देखो एक बात चीज़ मैं बोलता हूँ कि कंसिस्टेंट रह के ही सक्सेस मिलेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो इस बात की पक्का गारंटी कि आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। 110% नहीं बन सकते हो। वेरी ट्रू। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में शायद 1-2 बार लकी ड्रॉ मिल गया तो हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे। जीशन, अभी जो कंटेंट क्रिएशन को मैं देख रहा हूँ, इतने सारे लोग कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, तो कई बार तो लगता है कि अब ये मार्केट सैचुरेट हो चुका है। आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है कंटेंट क्रिएशन का क्रिएटर्स के लिए?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं। मैंने पिछले 1-2 साल में लोगों को बहुत कंटेंट के लिए मोटिवेट किया है। इनफैक्ट मैं बहुत टाइम से हमेशा से मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मैं जो बना हूँ सब कुछ सब कंटेंट से ही हुआ है। जितने सपने पूरे हुए सब कंटेंट से ही हुए हैं। तो मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि कंटेंट बनाओ ही बनाओ। एक होती है प्राइमरी लाइफ, एक होती है सेकेंडरी लाइफ। रियल लाइफ बोलते हैं ना। हाँ। रियल लाइफ में मुझे लगता है आप कुछ भी हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, वो सब करो, बट उसके साथ साथ कंटेंट भी ज़रूर बनाना, बिकॉज ये ना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल टीचर हो, वैसे भी आप पढ़ा रहे हो लोगों को, लेकिन आप 50-100 लोगों को पढ़ा रहे हो, यहाँ आके पढ़ा लो, क्या पता आप खान सर बन जाओ। सही बात, अगले खान सर हो सकते हैं। हाँ, अगले होस्ट क्यों नहीं हो सकते। इट्स अ मीडियम। पहले एक टाइम था जब है ना आपको लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए कई सारे गेट कीपर्स को देना पड़ता था कुछ ना कुछ। एंट्री बैरियर्स बहुत थे। टीवी पे जाना है तो 10 लोगों से बात करनी पड़ती थी, शायद पैसा खिलाना पड़ता, तब जाके आप टीवी पे आते, तब जाके आपको लाखों लोग देख सकते थे। आज आपको सिर्फ अपना मोबाइल उठाना है, कुछ अच्छी बात बोलनी है, और लोगों को अगर हिट हो गई तो आप सेंसेशन बन जाओगे एक दिन में। ऐसा हो रहा है। मैं कुछ ऐसी फिक्शनल बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखते हैं लोग, ऐसे आम इंसान है, किसी को कोई जानता नहीं है, एक दिन उसने एक वीडियो बना के डाल दिया, कुछ तो बोल दिया, कुछ तो डांस हो गया, कुछ तो भाई वायरल हो गया। आप हर जगह आपको दिख रहे हैं, सलमान खान ले रहे हैं, हर जगह जाके वो बंदा दिख जा रहा है। इतना ईजी हो चुका है सक्सेस अचीव करना, अगर आप सच में चाहते हो तो। बट प्रॉब्लम ये है कि अगेन लोग करते नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि करो, कंटेंट बनाओ, ये आपका बहुत अच्छा एसेट बनेगा। रिच डैड पुअर डैड में मैंने बताया था ना, एसेट बनाना है, एसेट। तो एसेट्स के बारे में जब मैंने पढ़ाई करी तो एसेट्स यूजुअली क्या आते थे, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने में, पहले के, अभी भी है, बट ये सारी चीज़ के लिए ना ऑलरेडी पैसा चाहिए। आप रियल एस्टेट फ्री में, वैसे तो उसके भी जुगाड़ होते हैं, तरीके होते हैं, वहाँ पे नहीं जाऊँगा। आप एक ब्रोकर बन के भी मिला के कर सकते हो, रियल एस्टेट में पैसा बहुत बना सकते हो। बट मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें तब नहीं थी, तो मुझे तो यही लग रहा था कि यार अगर इस सब चीज़ में तो पैसे चाहिए, स्टॉक्स पे पैसा कमाना तो पैसा डालना पड़ेगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है तो क्या करूँ। तब मुझे समझ में आ गया यार ये भी तो एसेट है। आपका चैनल, आपका यूट्यूब पे प्रेजेंस, आपका फेसबुक पेज, क्योंकि अगेन डेफिनेशन क्या बोलता है, कोई भी चीज़ जो आपकी जेब में पैसे डाले वो एसेट है। तो यूट्यूब चैनल एसेट है, आज ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं ये एक एसेट है, हमारा नाम एक एसेट, पर्सनल ब्रांडिंग एक एसेट है। तो इन सारी चीज़ों पे मैंने फोकस करना चालू किया और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं भी बोलता हूँ आप लोग भी ये सब चीज़ें ज़रूर करना, ये आपको बहुत अच्छा एसेट बना के देगा। तो अगर किसी को अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करनी है तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? जो इंसान इस पॉडकास्ट को भी देख रहा है और उसको लगता है कि नहीं मुझे भी एक अच्छा क्रिएटर बनना है, मेरे पास कोई नॉलेज है, स्किल है जिसको मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, राइट? पहली चीज़ तो होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, तो क्या प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, मैं उसको बताता हूँ। उससे पहले मैंने एक्चुअली आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाया। आपने बोला ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैंने उसका आंसर मैंने दिया ही नहीं उसका आंसर, टू बी ऑनेस्ट, वो फ्लो में चले गया। बट ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। कंपटीशन है ना हर जगह पे होता है, सही बात है, बट वो बहुत नीचे के लेवल पे ही होता है। अगर इसके स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना तो पॉडकास्टर्स लोग 3-5 एपिसोड के बाद क्विट कर देते हैं। 90% पॉडकास्टर्स 3 या 5 पॉडकास्ट के बाद क्विट कर देते हैं। उसके बाद जो 10% होता है ना, वहाँ पे कंपटीशन नहीं है। करेक्ट। नीचे के लेवल पे बहुत कंपटीशन है। अगर आप एवरेज हो, बिलो एवरेज इंसान बनकर रहोगे ना किसी भी फील्ड में, बहुत कंपटीशन है। डॉक्टर्स में देख लो, आपको गली गली में बहुत सारे डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे जिनका लेवल कम है, लेकिन अगर आप इंडिया के टॉप डॉक्टर बन जाओगे तो क्या कंपटीशन है? टॉप 5% में आ जाओ। मैंने एक मेंटर से सीखा था, एक किताब से सीखा था, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ट्राई टू रीच द टॉप 5%। जब भी आप टॉप 5% में आ गए ना, वहाँ पे पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। तो हमेशा अपनी मेंटल रखना कि टॉप 5% में आना, जो भी फील्ड में जाओ, और वहाँ पे कंपटीशन नहीं मिलेगा। कंटेंट क्रिएशन की भी सेम बात है। नीचे स्टार्टिंग के 100 वीडियो के लिए बहुत कंपटीशन है, 100 के बाद से बात करना चालू करो, फिर बताना कितना कंपटीशन है। नहीं है फिर कंपटीशन, क्योंकि लोग नहीं इतना नहीं क्रिएट कर रहा, और वहीं पर आप सारा गेम भी सीख जाओगे, थंबनेल कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए ना, तो 8 स्टेप्स यूजुअली मुझे लगता है 8 स्टेप्स है एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। ग्रेट। स्टार्टिंग विद अगेन नीश सिलेक्शन। आपको कौन सी नीश पे काम करना है, अगर आप इसको पहले सिलेक्ट कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता है। एक अच्छी नीश में काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। राइट। तो पहला तो ये नीश सिलेक्ट करो, जैसा मेरा बुक समरी था। आपका NLP या फिर अगर डायबिटीज़ है तो आपका नीश आपको पता होना चाहिए ना, आपको किससे रिलेटेड कंटेंट बनाना है। अभी मैं आपको बोलूँगा कि भाई कई बार लोग पूछते हैं भाई कि कौन सी नीश में बनाऊँ मैं कंटेंट, बताओ ट्रेंडिंग बताओ कोई। हाँ, ट्रेंडिंग बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, तो वो भी बता देता हूँ। फाइनेंस में बनाओ, फाइनेंस में बहुत पैसा है, लेकिन आप नहीं बना पाओगे क्योंकि शायद से आपको वो इंटरेस्ट ही नहीं है। आप उतना क्या, आप नॉर्मली खाली समय में स्टॉक मार्केट ढूंढते बैठते हो, पढ़ते बैठते हो उसके बारे में, क्या आपका अंदर से पैशन है वो चीज़ करने का? अगर नहीं है तो मैं तो बोल दूंगा, लेकिन आप 1 हफ्ते में क्विट कर दोगे क्योंकि आपको मज़ा ही नहीं आ रहा। करेक्ट। मैं सीकेंड चैनल इतने साल से क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे अंदर से मालूम है मुझे बुक समरीज पढ़नी है, मुझे पसंद है बुक समरीज। इसलिए मुझे पता था 9 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, मैं इस चीज़ को करता रहूँगा। कौन सी वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप 20 साल करने के लिए रेडी हो?
50 साल करने के लिए रेडी हो। वो अगर आपको मिल गया ना, बल्ले बल्ले, फिर आप ऑल इन जा सकते हो। तो आप ऑल इन जाके घुसना उस चीज़ में। तो पहला नीश सिलेक्ट कर लो, फिर सेकंड स्टेप आता है टाइटल थंबनेल। अब आप नीश सिलेक्ट हो गया तो टॉपिक सिलेक्ट करो ना, कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है। तो आप ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करो जो लोगों को जिस चाहिए, प्रॉब्लम्स है जो उनकी डे टू डे प्रॉब्लम, डे टू डे प्रॉब्लम। उसके भी कई सारे तरीके होते हैं वो टॉपिक सिलेक्शन के, उसके डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट एक चीज़ यही कर सकते हो एकदम सिंपल, स्टडी द मार्केट। देखो आप यूट्यूब पे ऑलरेडी, अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो देखो ऑलरेडी आपकी नीश में कौन से टाइप के टॉपिक पे लोग वीडियो बना रहे हैं। करेक्ट। मैंने देखो एक बहुत बड़ी गलती यही करते हैं कि लोग कुछ भी टॉपिक बनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जो वैल्यूबल है। बात वैल्यू की नहीं है, अभी तो सिर्फ पैकेजिंग की है। हाँ। आप बुक बोलते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट अनफॉर्चुनेटली लोग करते हैं। सही बात। सबसे पहले कोई इंसान को देखता है तो उसका चेहरा ही दिखता है, उसकी स्माइल दिखता है, उसका अटायर दिखता है। अगर अभी मैं से फटे पुराने कपड़े में बैठ जाऊंगा, बास मारता हुआ, बाल अच्छे नहीं रहेंगे, तो आप लोग नहीं देखोगे, या फिर देखोगे भी तो जज करते हुए देखोगे, मेरी बात समझ नहीं पाओगे। करेक्ट। तो इसीलिए ना आपको टॉपिक की पैकेजिंग, अपने वीडियो की पैकेजिंग करने आना चाहिए। उसका टाइटल कैसा है, थंबनेल कैसा है, इसके बारे में सोचो। फिर ये हो गया, तो उसके बाद फिर आप स्क्रिप्ट राइटिंग इंपॉर्टेंट, टॉपिक मालूम पड़ गया, टाइटल मालूम पड़ गया। अच्छा, ये भी एक प्रो टिप दे रहा हूँ, सेकंड स्टेप पे मैंने जानबूझ के टाइटल थंबनेल रखा है। क्योंकि गलती ये होती है कई बार लोग पहले स्क्रिप्ट और टॉपिक सब कुछ कर लेते हैं, फिर एंड में सोचते हैं टाइटल थंबनेल क्या रखना है। वो ऐसा मत करो, पहले ही सोच के रखो टाइटल थंबनेल क्या होगा, कैसे बेचने वाला हो। फिर उस हिसाब से जब स्क्रिप्ट लिखोगे ना तो वो अलाइन होगा। वरना आपने देखो ना कई बार क्लिक बेट थंबनेल बन जाते हैं। हाँ, वो बनते ही क्यों है? क्योंकि शायद से उसने पहले ही स्क्रिप्ट सोच लिया था कि मैं ये बोलूंगा, फिर उसने देखा कि टाइटल थंबनेल नहीं चल रहा है, फिर उसने चेंज करके कुछ भी बना के डालते जा रहा है थंबनेल टाइटल में। ओके। तो वो इसीलिए ये करो, स्क्रिप्ट पे फिर काम करो अच्छे से। स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बहुत 26 प्रिंसिपल मैंने फाइंड आउट किया है, जो 26 प्रिंसिपल्स है जो अच्छी स्क्रिप्ट बनाते हैं। बट अभी उसमें डिटेल में हम जाने का टाइम नहीं रहेगा। बट एक चीज़ सबसे पावरफुल पकड़ लो, सिंपल सी, स्टोरी टेलिंग। अच्छी स्टोरी टेलिंग में बातें करो, कहानियाँ बोलो। लोगों को कहानियाँ सुनना पसंद है, बच्चे को भी पसंद है, दादी माँ को भी बोलोगे तो सुन लेगी। तो हज़ारों साल पहले भी कहानियाँ थी, आज भी है, हज़ारों साल बाद भी लोग कहानियों में बात करेंगे। फॉर एवर चीज़ है, एवरग्रीन चीज़ है। तो कहानियों में बात करो, लोगों को वो पसंद आता है। उसके बाद आपने वो कर लिया तो उसके बाद अगेन आती है शूट, कैसे शूट कर रहे हो आप। आपकी स्क्रिप्ट आ गई, अब रिकॉर्डिंग पे फोकस करो। अच्छा माइक होना चाहिए, लोगों को आवाज़ बहुत, एक बार माइक थोड़ा 19-20 रहेगा चल जाएगा, वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी वॉइस में उसको रिकॉर्डिंग करना चालू करो। अच्छा माइक अच्छे रखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्वालिटी जितनी हो सकता है उतनी अच्छी क्वालिटी में शूट करो। ये हो गया। इसके बाद ये प्री हो गया। पोस्ट में ये हो चुका है तो उसके बाद अच्छी एडिटिंग पे फोकस करो। आपका साउंड क्वालिटी, अगेन उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको निकाल दो, साउंड इफेक्ट्स, VFX डाल दो, एडिटिंग थोड़ी अच्छी करो। अगर फास्ट पेस कंटेंट है तो फास्ट पेस बनाओ, अगर स्लो है तो धीमा बनाओ। सप्लीमेंट होना चाहिए चीज़ों को। फिर वो हो गया। उसके बाद आपने एडिटिंग कर दी तो फिर उसके बाद अपलोडिंग, ये सारी चीज़ें आती है। SEO पे फोकस करो। उसका अगेन डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। थंबनेल जब रिपोर्ट ये करते हो, अपलोडिंग करते हो, तो अपलोडिंग, ये सारी चीज़ों में टैग्स वैग्स पे ध्यान दो। डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखो, ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखो जो आपको सर्च इंजन में हेल्प करे ऊपर आने में। तो उसमें रिपीटेशन ज़्यादा काम आता है। जैसे कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल मैंने वीडियो टॉपिक बनाया, तो टाइटल में भी अगर वो रहेगा, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन में रहेगा, और डिस्क्रिप्शन में बार बार अगर वो 7 हैबिट्स रिपीट हो रहा है तो SEO, सर्च इंजन, आपको ऊपर लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वैसा SEO करो। कीवर्ड्स जैसे SEO नॉर्मल कीवर्ड्स होता है, तो वो कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सारी चीज़ें बनाओ, है ना। और फिर लास्ट अगेन फिर मोनेटाइजेशन पे फोकस करो। एंड लास्ट 8 स्टेप है मोनेटाइजेशन। कई बार लोग कंटेंट बनाते हैं लोग पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि लोग मोनेटाइजेशन नहीं समझते। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यूट्यूब से पैसे कमाना है मतलब एड्स से पैसे आएंगे, वही। बट फैक्ट की बात तो ये है कि एड्स सबसे कम पैसा देता है आपको। पर 1000 व्यू पे, अगर आप, उसका रिसर्च हुई है, कई सारे थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स पे देखा गया, पर 1000 व्यू पे जो सबसे कम पैसे मिलते हैं वो एड्स से मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो अदर्स में आते हैं। अच्छा, अब ये अदर्स क्या होता है? अगर अदर्स देखना जाए तो बेसिकली, अगर मैं एक NLP कोच हूँ तो मैं जो अपनी कोचिंग दे रहा हूँ, अगर मैं कंसल्टेशन दे रहा हूँ, तो मैंने NLP के बारे में कोई बातें सिखाई और मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, दिस इज़ माई नंबर, यहाँ से मुझसे कनेक्ट करो। बेसिकली फनल आप बोल सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पैसा आप बोल सकते हो आपके अपने खुद के प्रोडक्ट और सर्विसेज। हाँ, प्रोडक्ट और सर्विस भी। हाँ, प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट से नहीं, यूजुअली अदर्स में। प्रोडक्ट एक अलग कैटेगरी है, जिसमें आप मे बी अपना कुछ सामान है। हाँ, या तो ऐसे है वो। उसमें भी 6-7 तरीके मोनेटाइजेशन, एफिलिएट है और तमाम तरह के, एडसेंस है, एफिलिएट है, स्पॉन्सरशिप है, करेक्ट, है ना। और फिर कैसा है, आपका खुद का प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, आप अपनी मेंबरशिप वेबसाइट बेच रहे हो, आप अपनी कंसल्टेशन बेच रहे हो। ऐसे 6-7 बड़े हैं, वैसे तो तरीके बहुत है। सो कुल मिला के मैं समझ पाया आपकी बात से कि ये एक ऐसा गेम है, एक ऐसा प्रोसेस, अगर इसे मास्टर कर लिया जाए तो आपके पास
पैसे आने की ना मल्टीपल स्ट्रीम, जो दरवाजे बहुत खुल जाते हैं। अमेजिंग। सबसे पावरफुल चीज़ मुझे कंटेंट क्रिएशन की यही लगती है ना कि मैंने एक वीडियो बनाया, हाँ, ठीक है, उसमें मेरे एड से भी पैसे आ रहे हैं अगर चालू रखा हूँ तो। कई लोग स्मार्ट होते हैं, वो नहीं रखते क्योंकि उनको मालूम है एड्स डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। हाँ, तो बेटर है, आपने कई क्रिएटर्स को देखा होगा जो लोग एड्स जानबूझ के बंद रखते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्ट ना हो, मेरा ऑडियंस मेरे पास ही रहे, क्योंकि उनके पास कुछ और है बेचने के लिए और वो वहीं पे फोकस करवाना चाहते हैं। राइट। तो अगेन वो मोनेटाइजेशन का गेम वो लोग समझते हैं, मैक्सिमम लोग समझते नहीं, इसलिए कमा नहीं पाते। तो बट मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, एक वीडियो पे एड्स से भी पैसे आ सकते हैं, अगर नीचे लिंक है तो एफिलिएट से भी आ सकते हैं, अगर स्पॉन्सरशिप है तो स्पॉन्सरशिप से भी आ सकते हैं, क्योंकि बीच में आपने बोल दिया होगा हे गाइस दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस फलाना ढिमकाना, एंड आपको 2-3 लाख रुपए वहाँ से भी मिल गए, 5 जो भी है आपके डिपेंड करता है। तो एक ही वीडियो से मल्टीपल तरीके से पैसे आ सकते हैं, ऐसा होता है। एक वीडियो जो आपने 4-5 साल पहले बनाया और उससे लगभग एक अच्छा खासा रेवेन्यू, एक जस्ट एग्जांपल के लिए कि एक असेट जो वीडियो अच्छा चला हो और उससे इतना पैसा आया हो। मैंने ना ये ढूंढा भी था, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट एक वीडियो से कुछ 14 लाख या कितना 7 लाख कुछ ऐसा बना था, सिर्फ एक वीडियो से। एडसेंस से बता रहा हूँ, हाँ, सिर्फ एडसेंस से। तो ऐसा भी बन जाता है, एक वीडियो से आपको लाखों रुपए आ जाते हैं सिर्फ एक वीडियो बना के डालने से, एडसेंस से सिर्फ, जबकि वो सबसे कम अमाउंट है। ग्रेट। वहीं अगर मैं स्मार्ट हूँ, अगर वहीं पे मुझे पता है मेरे पास अगर फनल है, हाँ, तो एक वीडियो से आप 35 लाख 60 40 लाख 50 लाख भी कमा सकते हो। करेक्ट। क्योंकि आपने एक अच्छा वीडियो बनाया, और आई थिंक मैंने किया भी ऐसा, हमने एक वीडियो में एक अच्छा कंटेंट बना के फनल बनाया था, मतलब फ्री मास्टर क्लास है, वहाँ जाओ और वहाँ से जाके हम लोग ने कुछ अच्छा खासा 10-20 लाख की सेल कुछ की थी। ओके, ग्रेट। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तक तो मैंने बातें की आपसे कंटेंट क्रिएशन के बारे में। हाँ हाँ, अब थोड़ा सा बात आ रहा है जो आपसे मुझे पॉडकास्ट के पहले में डिस्कस कर रहा था कि आपका जो बहुत सारा रोल है NLP में भी है, आप लोगों को कोई 21 डेज का कोई एक चैलेंज भी आप रन कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका, क्या ऐसा कोई सिस्टम है जिसको फॉलो करके, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, जो अभी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रही है वो अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर में आपके लाइफ के जो मेजर डायमेंशन है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकें? सो ट्रू। सो मैं ना, मुझे समझ में आया कि मैंने किताबों से और कंटेंट से अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। राइट। मैंने अपने मुंबई में 2 घर खरीदे, कार खरीदने का सपना था बचपन से कि कार चाहिए अपनी खुद की। टैक्सी में तो रहते थे टैक्सी, बट कार का एक अलग फील होता है ना, कार चाहिए थी, या फिर आईफोन या फिर ये सब चीज़ें का शौक था। तो वो सारी चीज़ें उससे पूरी हुई। तो मुझे लगता है कि यार जो चीज़ें मुझे रिजल्ट्स दिए हैं मैं वही लोगों को रिकमेंड करूँ। करेक्ट। तो मैंने लोगों को किताब पढ़ने का रिकमेंडेशन पिछले 8-9 साल से देता ही जा रहा हूँ। फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन का रिकमेंडेशन चालू कर दिया। मैंने देखा कि लोगों को कंटेंट क्रिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी हमने कोर्सेज बनाए, उसके लिए हमने सिखाना स्टार्ट किया। बट वहाँ जाके मैंने अगेन एक और चीज़ नोटिस करी, ये जितना मैंने आपको 8 स्टेप्स बताया ना, मैं डिटेल में जाके एक एक चीज़ बता रहा हूँ, हर एक चीज़ की, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ऐसा करो, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी लोग नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सस्ते में, एकदम दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मुझे लगता है मैंने बना के दे दिया। सबसे सस्ते में, इतना सस्ता कोई नहीं दे रहा था, बट फिर भी लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई, एवरीथिंग अगेन गोज डाउन टू दैट, जो वहाँ जहाँ से चालू हुआ था, माइंडसेट। मतलब मैंने किताबों से स्टार्ट में ही सीखा था ना, माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। तो पहला लेसन सीखा था मैंने, और किताबें भी आपका माइंडसेट बनाती है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे हमेशा किताबें पढ़ने का शौक है। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगेन माइंडसेट पे बात अटक गई है। मैं सब चीज़ बोल रहा हूँ, फिर भी लोग स्पेसिफिकली वो चीज़ नहीं कर रहे हैं माइंडसेट की वजह से, इस वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो मुझे लगा नहीं, इसको हट के, इसको रोक के मुझे वापस से माइंडसेट पे लोगों के काम करना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू, है ना। तो वहाँ पे फिर मुझे सबसे बेस्ट पावरफुल चीज़ जो अभी तक लगी है ना, जो लोगों को चेंज कराने में बहुत हेल्प करती है सिग्निफिकेंटली, वो NLP। NLP में जैसे हम टोनी रॉबिन्स को, मैंने कई सारे बचपन से देखा हूँ टोनी रॉबिन्स से लोग को, कि कैसे वो एक बंदा है स्टैमर कर रहा है, उससे बात करके 5 मिनट में उसकी स्टैमरिंग सही कर दिया। और मेरे को लगता है क्या मैजिक है, जादू है। तो जादू जैसा लगता है। अगर NLP जो नहीं समझते हैं उनके लिए जादू से कम नहीं है, क्योंकि आप एक इंसान है जो शायद से 5-10 साल से कोई एक पैटर्न में फंसा हुआ है, और एक इंसान ने उससे बात करके 1-2 एक्सरसाइज करा दिया, आधे घंटे में बैठ के उसका वो पैटर्न ही ब्रेक कर दिया, ब्रेक थ्रू मिल गया, ब्रेक थ्रू, और वहाँ से उसकी लाइफ चेंज हो गई। इट इज़ सो मैजिकल, इट इज़ सो पावरफुल। तो मैंने बोला इसमें ही वापस से फोकस करते हैं, NLP पे फोकस करते हैं, दिमाग को चेंज करने पे फोकस करते हैं, माइंडसेट को बढ़ाने पे फोकस करते हैं, और वहीं से ये आइडिया है 21 डेज चैलेंज का। अच्छा, एक और चीज़ जो हुई थी कि बुक समरीज, बुक से ना बहुत थियरी होती है, थियरी। तो मैं पिछले 9 साल से 8 साल से बहुत थियरी दिया, थियरी। बट मुझे पता है थियरी इज़ पावरफुल, नॉलेज इज़ पोटेंशियल पावर, बट इट इज़ नॉट पावर। पावर बनाना है तो उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, और वो एक्शन में लाने के लिए मैंने 21 डेज लाया कि आओ मेरे साथ मिल के हम चैलेंज लेते हैं। विल डू इट, विल नॉट जस्ट
रीड इट, विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ। करेक्ट। तो वहाँ से हमने एक 21 डेज चैलेंज में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। वैसे तो एक स्पार्क रूटीन है, बट वो रूटीन के 3 चीज़ें मुझे सबसे पावरफुल लगती है। वो है साइलेंस में जाना। हर सुबह हम लोग उठते हैं 7 बजे, हम सुबह में शांति में जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना, हम सब आंसर्स बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बुक्स में, पॉडकास्ट में, ये सब लोग हमें गाइड करेंगे, बट आंसर अंदर से आना चाहिए। ये मेरा बहुत कोर बिलीफ है। जब तक अंदर से आंसर नहीं आएगा, मैं आपको कितना भी बोल दूँ, आप नहीं करोगे। तो इसीलिए साइलेंस में बैठ के ना वो आंसर्स अंदर से फाइंड आउट करने की कोशिश करना, मेडिटेट करना, बेसिकली मेडिटेशन करना, अपने आप को शांत करना, स्ट्रेस कम करना, ये बहुत पावरफुल चीज़ें होती है। तो ये करवाते हैं हम। फिर अफर्मेशंस, आप क्या बोलते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप विजुअलाइज, आप किस चीज़ के बारे में सोचते हो, विजुअलाइज करते हो। इनफैक्ट मैं इतना भी बोलूँगा, दुनिया का सबसे कोई फास्टेस्ट तरीका है कुछ भी मैनिफेस्ट करने का, तो वो 3 चीज़ों से ही होगा। पहला आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस। 3 चीज़ों को अलाइन कर लो, 3 ट्राइंगल है, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस का। ये जितना आप बढ़ाते जाओगे उतने लाइफ की सक्सेस आपकी बढ़ते जाएगी। तो हम कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों चीज़ों पे 21 डेज चैलेंज में काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्पार्क रूटीन करके। ओके, सो ये स्पार्क रूटीन करने से क्या क्या एक्सपीरियंसेस लोगों को मिले, कोई ऐसा रिजल्ट्स, कोई एक्सपीरियंसेस? हम अब भी करते हैं, एक काम करते हैं, हमें ना अब भी करते हैं, वो करेंगे तो ही मज़ा आता है वो। Correct. अगेन, और थियोरी और प्रैक्टिकल के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने थियोरी सुना, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। मैं बोलता हूँ अब एक काम करो, आप जहाँ पे भी बैठे हो, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा सही कर लो, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करो, सिट स्ट्रेट, है ना, शोल्डर्स बैक, स्पाइन स्ट्रेट, अपने कंधे सीधे रखना। बिकॉज ये भी इसके ऊपर स्टडी करी है, एमी कडी करके एक है, प्रेजेंस, उन्होंने बुक लिखी है। उन्होंने बोला कि अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए भी ऐसा सुपरमैन पोज करते हो ना, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। उसके पीछे बाकायदा स्टडी है। करेक्ट। आपकी फिजियोलॉजी, जब एक इंसान डिप्रेस होता है तो ऐसा रहता है, ये जब कॉन्फिडेंस रहता है, रेस जीतता है तो ऐसा करता है। हाँ, क्यों करता है? ही टेक्स द स्पेस। आपकी फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है। तो आप फिजियोलॉजी को अच्छी करो, बेसिकली एक अच्छा सा भाव लेके आओ अपने ऊपर, है ना, एक स्माइली, थोड़ा सा अंदर से एक खुशी आपको पैदा कर सकते हो। आप चाहिए तो स्माइल कर सकते हो, फेक करो, फेक करो, वो रियलिटी बन जाएगी। तो हैव दैट, शोल्डर्स बैक, स्पाइन स्ट्रेट, अपनी आंखें बंद कर लो भाई, एंड टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड रिलीज। आप इसे 4-3-7 टेक्निक्स भी कर सकते हो। 4-3-7 क्या है? 4 काउंटिंग तक ब्रीद इन करना है, 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3, और ब्रीद आउट 1 2 3 4 5 6 7। एंड इसे आप 2-3 बार रिपीट करो, रिपीट इट, और अपने पेस में करो। इट्स ओके, जैसा आपका पेस है गिनने का, उसको करो। अभी आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद ही रखो भाई। टेक अ डीप ब्रेथ, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दो, एक रिलैक्स स्टेट में जाओ। एंड अपने आप से बोलो, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। मेरी बॉडी का हर एक अंग कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। मेरे अंदर एक ताकत है। आई हैव मैनी सुपर पावर्स इन मी। साइलेंस इज वन ऑफ देम। आई एम अ हैप्पी पर्सन। आई एम अ पावरफुल पर्सन। विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो अपने आप को, उस एक इंस्टेंस में जाओ जब आपने ज़िंदगी में कुछ जीता था। मे बी जब आपने वो कार खरीदी थी जो आपको बहुत पसंद थी। मे बी आपने वो घर खरीदा था जब आपको, जो बहुत आपको अच्छा फील कराया था। कोई एक इंस्टेंस जिसने आपको सुपर कॉन्फिडेंट और प्राउड फील कराया था। गो इन दैट इंस्टेंस और नोटिस करना कैसे अगर आप वो इंस्टेंस में जाते हो आपको अच्छा फील होता है। इफ़ यू आर डूइंग इट राइट, यू विल फील अ स्माइल, यू विल फील अ पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड यू।
टेक अ डीप ब्रेथ, लिव दैट मोमेंट अगेन. Feel that energy right now inside your body. टेक अ डीप ब्रेथ, उस एनर्जी को बढ़ते हुए महसूस करो अपनी पूरी बॉडी में. एंड वेन एवर यू आर रेडी, स्लोली ओपन योर आइज. मैं देखता हूँ लोग है ना एकदम सैड, मतलब सेशंस में कई बार एकदम सैड आते हैं. एनर्जी लेवल्स पूछता हूँ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना है. अच्छा, आप लोग भी बता भी सकते हो अगर आप लोग को दिमाग में है, इससे पहले ये करने से पहले एनर्जी कितनी थी और करने के बाद एनर्जी कितनी हुई. इंस्टेंटली लोग को दिखता है कि नहीं यार, पहले 3 थी, 5 थी, अब 7 हो गई, 8 हो गई. तो वो इंस्टेंटली लोगों को महसूस होता है. दिस इज सो पावरफुल, बट हम करते नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है. हाँ, वो तो चलो वही माइंडसेट का कमी है. टाइम है, हम प्रायोरिटी नहीं है. हाँ, हमने प्रायोरिटी नहीं बनाया. इंस्टाग्राम की रील के लिए टाइम है, हाँ. नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए टाइम है, बट 2 मिनट शांत होने का, मैं बस 2 मिनट शांत हो जाओ, साइलेंस में जाओ, अपने आप को कुछ अच्छी बातें बोल दो. जो हमने बातें भाई के पॉडकास्ट में भी हमने बातें करी थी, उसकी भी लिंक डाल देंगे हम नीचे. उस पॉडकास्ट को भी आप ज़रूर सुनना, बहुत अच्छा था वो. तो उसमें भी हमने बात करी ना अफर्मेशंस, पॉजिटिव वर्ड्स की. करेक्ट. पॉजिटिव वर्ड्स हम बोलते ही नहीं अपने आप को. शांति में जाके कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोलो ना अपने आप को, कुछ अच्छे विजुअलाइजेशंस याद करो ना अपने, या फिर बनाने की कोशिश करो. दोनों कर सकते हैं. वी कैन आइदर गो टू द पास्ट एंड टेक सम गुड मेमोरीज एंड वी कैन क्रिएट अ गुड फ्यूचर. तो मुझे लगता है ये दोनों का मिक्सचर भी विजुअलाइजेशन में बहुत पावरफुल मैंने नोटिस किया है कि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस को विजुअलाइज करो और उसी कॉन्फिडेंट स्टेट में कुछ पॉजिटिव फ्यूचर का विजुअलाइज करो. करेक्ट. तो वो आपके अंदर फिर और अलाइनमेंट और बिलीफ आएगा और मज़ा आएगा और वो आप उस डायरेक्शन में और बढ़ोगे. तो ये तो भाई मैं कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ. और अगेन जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने बुक समरीज चालू करी थी ना. जब बुक समरी करते मुझे एक फीलिंग आई थी कि भाई ये तो मैं ज़िंदगी भर कर सकता हूँ और मुझे करना ही है. चलो बनाते. बाकी व्यूज़ मिले, पैसे आए नहीं आए, वो मेरे लिए सेकेंडरी हो गया था. इतना विजडम आ गई थी. वैसे ये 21 डेज़ के लिए मुझे आ गया कि भाई कुछ हो ना 21 डेज़ चले मैं हमेशा करना चाहूँगा, क्योंकि एटलीस्ट मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरा स्ट्रेस सब सही हो जाएगा. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी आपके पॉडकास्ट में ना कि सही टाइम कभी नहीं आता है. हाँ, सही टाइम कभी नहीं. परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है. बस आपको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है. राइट. मेरे साथ भी यही हुआ. हमने डिसाइड किया कि मुझे 21 डेज चैलेंज करना है. और आपको पता है फर्स्ट मई नहीं था, रमज़ान का पहला दिन था. आपको पता है रमज़ान है. हाँ. रमज़ान के टाइम में आपको सुबह 4-5 बजे उठना पड़ता है. Right. और वो हेक्टिक होता है थोड़ा सा. बहुत हेक्टिक होता है. इट्स लाइक आप खाना बंद कर देते Correct, हो. correct. तो इट इज़ अ लिटिल बिट टोलिंग, है ना. उसके साथ मेरा बेबी हुआ था. रमज़ान के पहले दिन मेरा बेबी हुआ. वाह. इट वॉज ओवरवेलमिंग. हाँ. अगर आप लॉजिकली सोचने जाओ तो इट वॉज नॉट अ वेरी नाइस टाइम टू स्टार्ट अ चैलेंज. करेक्ट. है ना, जिसमें मैं लोगों से पैसे लेके लोगों को करवा रहा हूँ, एक और बर्डन ले रहा हूँ अपने ऊपर. लेकिन मेरे भी दिमाग में यही आया कि यार बेस्ट टाइम कभी नहीं आने वाला. और ये बहुत अच्छा लेसन होगा सबके लिए कि भाई कोई भी टाइम हो चालू करो. करेक्ट. और मुझे लगता है ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि उस हेक्टिक एनवायरनमेंट में जब बच्चे को भी देखना है, बीवी को भी सी सेक्शन हुआ था, उसका भी ध्यान देना है, घर का भी देखना है, ऑफिस को भी देखना है, वो हर सारे केओस के बीच में ना ये 21 का जो साइलेंस था ना, ये जो हमने करते थे, वो बहुत, उसने मुझे मेंटली बहुत अच्छे से उसको नेविगेट करने में हेल्प किया. वरना शायद मेरे बहुत झगड़े होते या फिर मैं स्ट्रेसफुल हो सकता था. करेक्ट. तो वो सबसे वर्स्ट टाइम मुझे लगता है सबसे बेस्ट टाइम होता है कुछ चालू करने का. और मैंने उसी टाइम पे इसको चालू किया और उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि अब मुझे ये हमेशा करना है. और मैं हर हफ्ते में हर महीने के पहले तारीख को हम लोग कुछ मिलते हैं. जो बुक्स की बातें होती है लोग रीड नहीं कर पाते हैं, तो मैं जितनी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ डाला हूँ, उसमें से जो बेस्ट बुक की बेस्ट बातें होती है वो मैं सीखता हूँ, सिखाता हूँ, और उसी के लेसन के ऊपर मैं कई बार साइलेंस में जाने बोलता हूँ. जैसे कि अगर मैंने एक किताब से सीखा कि यू शुड हीट हेल्थ, जैसे मैंने आपसे सीखा कि यार ना आप मीठा खा सकते हो लेकिन ऐसा कुछ खाओ जो नेचुरल हो, नेचुरल फूड. आपकी बात ऑल्टरनेट उसका. हाँ, हेल्दी ऑल्टरनेट. तो मैं ये बात मैंने आपसे सीखा. अब ये बात सीख के हवे में हो जाएगी, गायब हो जाएगी, अनलेस आई मेडिटेट ऑन इट. तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपसे सीखना, मैं अब जाके ना कल इसके बारे में साइलेंस में जाऊँगा और मैं सोचूंगा कि यार वो कौन सा ऐसा फूड है जो नेचुरल है, मुझे अच्छा लगता है और मैं डेली अपनी लाइफ में उसको डाल सकता हूँ. इट्स अ लिविंग फूड, नॉट अ डेड फूड. सिर्फ इसके ऊपर मेडिटेट करूँगा, सिर्फ इस एक लाइन पे, बस दैट्स इट. और मुझे पता है मुझे कुछ ना कुछ एक अच्छा आंसर मिलेगा. जब हम इसे करते हैं तब वो लर्निंग हमारे दिमाग में इंटीग्रेट हो जाती है, हार्डवायर हो जाती है, एंड देन फिर वो ऑटोमेटिक आपके बिहेवियर में होने लगती है. तो अभी हमारा जो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन बैठ के किर कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मतलब होता है ना कि डोपामिन जैसा किक मिलती है, राइट. सस्ते नशे. हाँ, सस्ते नशे, मतलब नशेड़ी टाइप के लोग. तो वे किए पड़े हुए हैं. लेकिन ये
हर एक रील में कोई ना कोई मैसेज है, राइट? बट द प्रॉब्लम इज दैट कि एक इंसान को उसमें सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का टाइम ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैं जो आज सीख के जा रहा हूँ, कोई एक पॉइंट हो उसको आप सेल्फ एनालाइज करें और मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, साइलेंट बैठें, तो वही एक गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। राइट। आई थिंक जितने भी बड़े बड़े गुरुज हैं, ये जो अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे हैं ना, बिल्कुल, वो लोग ने उन्हीं अच्छी अच्छी बातों को लिया, उस पर मेडिटेट किया है। हाँ। और मुझे लगता है मेडिटेट करना सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ साइलेंस एक फॉर्म है। हाँ। लोग जाप करते हैं ना, बोलते हैं, चैंटिंग करते हैं, वो भी मेडिटेशन है। बिल्कुल। आप किसी से बात करके उसी बात को रिपीटेशन मुझे लगता है बहुत पावरफुल चीज़ है। अमेजिंग, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन बोलते हैं ना, एक बच्चे को आप स्टार्टिंग के 7 साल में उसकी पूरी प्रोग्रामिंग हो जाती है, उसके बाद बदलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बहुत पावरफुल तरीका है जिससे बदल सकते हो, वो है रेपिटेशन। कोई एक बात, जैसे अगर मैंने बचपन से सीख लिया हूँ मीठा खाना, आइसक्रीम खाना अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बचपन से सीख लिया, बाप आपने हमेशा आइसक्रीम ला के दिया बर्थडे पे, तो उसका मन करेगा हमेशा हर बर्थडे पे आइसक्रीम ही खाओ, राइट? अब वो टूटेगा नहीं जब तक मैं उसके बारे में रिपीटेशन नहीं करता हूँ कि इट इज़ बैड। मे बी NLP का यूज़ करता हूँ उसको, मे बी आइसक्रीम को मे बी मैंने पॉटी से कनेक्ट कर दिया। ये सब बहुत प्यारी टेक्निक, मुझे NLP में मज़ा आता है। NLP सीखा ना, मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी सही लगी कि कैसे आप है ना उसको पूरा परसेप्शन चेंज कर सकते हो आइसक्रीम का, अपने पैटर्न्स VAK चेंज कर दें, ऑडियो काइनेस्थेटिक चेंज कर दो, वो गंदगी दिखने लगे, खाने का मन नहीं तो आप वो पैटर्न ब्रेक और उसको रिपीट करो। एक बार में शायद नहीं होगा, उसको बार बार सोचो, बार बार आइसक्रीम, एक बार आपने कनेक्ट कर दिया आइसक्रीम को पॉटी के साथ, तो फिर बहुत मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। थोड़ा सा एग्जांपल बता सकते हैं, क्योंकि मेरे भी हेल्थ चैनल पे बहुत सारे लोगों को कुछ एडिक्शंस रहते हैं बुरे, तो खासकर फूड एडिक्शन, जो उनको बेहद मतलब लगता है, क्रेविंग लगती है, डेस्परेट रहते हैं, तो किसी बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए ये जो टेक्निक है थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अभी। हाँ, तो आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, आइसक्रीम वाले एग्जांपल से, आइसक्रीम की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है ना, और ये ना मैंने करा हूँ लिटरली। मैंने लिटरली अपने घर वालों पे भी ट्राई किया उस चीज़ को, तो लोग सामने, लोगों को लगता है कि क्या बोल दिया यार, फिर लगा मन नहीं करता उस चीज़ को खाने का। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट आइसक्रीम है, आप चॉकलेट आइसक्रीम देखोगे तो वो किसी की चीज़ की तरह दिखती है। बिल्कुल। मानो एक बूढ़ा आदमी है, इमेजिन करो आँख बंद करके, बूढ़ा आदमी है और ना बूढ़ा आदमी का पेट खराब है, और उसने कुछ तो ऐसा चॉकलेटी खाना खाया है और फिर उसका पेट खराब हो गया, उसने उधर ही पे वो चॉकलेटी चीज़ कर डाली। और एक आइसक्रीम वाला आया, उसने एक स्कूप वहाँ से लिया और आपकी जो आइसक्रीम है उसमें मिलाया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, उसको मिला के उसने आपको खिलाना चालू कर दिया। और वही आइसक्रीम आपके पास आ रही है जो आप उसको खा रहे हो। चाहिए तो स्मेल करके उसके स्मेल को महसूस करने की कोशिश करो, कैसी स्मेल आएगी, कैसा विजुअल्स दिखेगा, उसमें कुछ थोड़े बहुत खाने के चंक्स भी आ रहे हैं जो चौको चिप है। इट्स सो फनी, लेकिन ये बहुत पावरफुल लगता है। अगर आपने इसको, मैं बोल रहा हूँ ना, 5 मिनट जाके इसके ऊपर मेडिटेट कर लो, आइसक्रीम को मेडिटेट कर लो, पॉटी के साथ जोड़ लो अच्छे से, जिस चीज से मोहब्बत थी नफरत होने लग जाएगी आपको, और वो होता है। तो ये चीज़ मैं अभी कल कर रहा था। कल मैंने क्या पता है, मैकडोनल्ड गया था। मेरी वाइफ को शौक है, मैं उसको बोलता हूँ, बहुत टाइम बाद खा रही थी, मैंने ठीक है चल खा, बट मैं एटलीस्ट पहले कैसे मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए, बाद में अपनी वाइफ को इंस्पायर करूंगा। अभी तक मैंने अपने ऊपर 100% अप्लाई नहीं किया, तो मैं ट्राई करूँ अपने ऊपर पहले अप्लाई करूँ। तो मुझे ना दिखा वो मिरिंडा का, मेरा मन क्या, मिरिंडा का वो देता ना बर्फ लाओ, मस्त लग रहा था मेरे को। तो मैंने बोला फिर ना, मैंने नहीं पीना चाहिए इसको, तो नहीं लूँगा। तो क्या किया मैंने इमेजिन किया कि एक आदमी है जो बहुत बीमार है, ठीक है, वो बहुत दवाइयाँ खा रहा है, और आपको पता है जब इंसान बहुत दवाइयाँ खाता है तो उसकी पेशाब कैसे होती है, ऑरेंज टाइप की होती है। ये मैंने बोला देखिए ये वैसे ही टाइप का एकदम लग रहा है, इससे स्मेल भी वैसी आएगी, इसलिए मैं थोड़ा, मेरा वहीं पे मन कर गया, नहीं भाई ये नहीं पीऊंगा मैं। वाह। तो मैंने ऐसा करके, ऐसा सब मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू कर रहा हूँ, और मुझे अपने ऊपर थोड़े रिजल्ट्स दिख रहा है, तो मैं और इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करूँगा फिर और अच्छे से। मैं अगर आपकी बात को समराइज करूँ तो ये बहुत अच्छी लर्निंग है आपके लिए भी। अगर आपकी लाइफ में कोई भी फूड को लेके आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स आती हैं, राइट, तो क्रेविंग आने का पीछे 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो एक इन्वायरमेंट रहता है, राइट, कुछ क्लूज मिलते हैं आपको, एक कुछ ट्रिगर होता है जिसकी वजह से आपको उस पर्टिकुलर खाने की क्रेविंग्स आती है। जैसे चाट खाने का आपने कर लिया, नहीं खाना, लेकिन चौपाटी पे जाओगे, इतने लोगों को देखोगे तो अंदर से मन हो ही जाएगा, हो जाता है। लेकिन अब उससे अगर हमें अपने आप को डिसोसिएट करना है, या उसके प्रति हमें अपना अट्रैक्शन कम करना है, तो उसको हम एक होता है ना वर्स्ट पॉसिबल चीज़ में कन्वर्ट कर दें, राइट। और बार बार जब आप इसे करेंगे, उसके विजुअल्स को चेंज कर दिया आपने, उसकी फीलिंग्स को चेंज कर दिया, तो हमारे दिमाग में उसके प्रति जो क्रेविंग्स हो रही थी वो कम होना चालू होती है। ये तो बहुत पावरफुल $1 मिलियन हैक बता दिया आपने कि किस तरह से ये माइंड के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, सोचो।
अच्छा, ये एक और बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है कि योर माइंड कैन नॉट क्रिएट, मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी नहीं मालूम है ना। सही बात है। आप इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानते, हाँ। बट आपने उसी को इमेजिन कर लिया एक बेकार चीज के फॉर्म में। हाँ। तो कितना बड़ा काम हो ये गया। बहुत एक्चुअली बहुत पावरफुल चीज़ है, और ये मैं खुद भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मैं लोगों को भी करूँगा इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और अगेन ये सब है ना, शायद डे 1 पे ना हो, बट आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। जितना आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मेडिटेटिव स्टेट में जाके अपने सबकॉन्शियस तक पहुंच सकते हो। कोर ये है कि देखो अगेन ये वीडियो बनकर रह जाएगा, रील बनकर रह जाएगा, अनलेस यू मेडिटेट ऑन इट, अनलेस ये जो भी बात पकड़ रहे हो उसको पकड़ के उसके बारे में और सोचो कैसे आप उसकी लाइफ में, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। प्रैक्टिस इट, उसकी प्रैक्टिस करो, अभी जाके प्रैक्टिस करो एक चीज़ पे। राइट। वो प्रैक्टिस के जैसे छूटेगा, वरना आप फिर वो दिमाग को लगेगा ये तो बकवास था, क्योंकि आप वैसे भी बकवास हम रोज देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक इंसान मूवी में, जैसे मैंने फाइनल डेस्टिनेशन देखा कि एक लकड़ी आएगी आपको चपका देगी, करेक्ट, मर जाओगे, बट वो सारी चीज़ों को हम सेम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। मतलब वो बात हवा है, हवा जाने दो, अच्छी बात है, वरना हम हमेशा लकड़ी से डरने लग जाएंगे। सही है। तो वो ब्रेन ने बना के रखा है, अनलेस वो बार बार, अगर मैंने 10 लोगों को लकड़ी से मरते हुए बार बार देखने लग गया, बार बार देखने लग गया, तो दिमाग को लगेगा नहीं यार लकड़ी खतरनाक चीज़ है। सही बात। तो वैसे ही रेपिटेशन बैड चीज़ों के लिए भी और अच्छी चीज़ों के लिए भी बहुत पावरफुल है, जो जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, अवेयरनेस के द्वारा, अवेयरनेस की तरह जो आपने बोला था। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो और अगर इस चैनल पे अभी आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये जो टेक्निक बताई है ना, ये थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन आपके अंदर क्या बैड हैबिट है, और आप उसे अगेन 21 डेज करके देखो, राइट, रिपीटेशन करके। कोई भी आपकी बैड हैबिट है, एडिक्शन है, एंड आई एम श्योर मतलब आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं जीशान भाई। तो जीशान भाई, आपने लाइफ में मतलब कहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की? मुंबई के एक छोटे से चौल से, एक बहुत सिंपल से हम्बल से बैकग्राउंड से, और आज आपने इतनी बड़ी सक्सेस ली है। लेकिन जब आप देखते हो चारों तरफ, राइट, तो मैं भी देखता हूँ बहुत सारे लोग आज उनकी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज यू आर द एंड रिजल्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स, राइट। सो ट्रू। हैबिट आपको बनाती हैं और बर्बाद भी करती हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ वो 5 ऐसी कौन सी वर्स्ट हैबिट है जो लोग आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं, राइट, जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रखी है, और अगर ये पॉडकास्ट देखने से उन्हें समझ आ गया तो वो अपनी लाइफ को सेव भी कर सकते हैं। सो ट्रू। मुझे ऐसा लगता है ना, सबसे पहली गंदी आदत है रील्स देखने की। रील्स या शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट देखने की आदत सबसे गंदी है। मैं वीडियोस नहीं बोलूँगा, रील्स स्पेसिफिकली करके बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन और कम करता जा रहा है। आप चीप डोपामिन होता है ना, सस्ते नशे करने का एक तरीका मिल गया। हम जब सब्सटेंस लेते हैं तो भी वो डोपामिन हिट देता है। Correct. वही सेम चीज़ों को आप आज रेप्लिकेट हो चुका है आपके, आप ऐसा उंगली घुमाते हो, हाँ, और आपको एक नई लड़की दिख रही है। हाँ, लड़की घुमाया, उसको एक नया पैसा दिख रहा है। आपके ब्रेन को फेक और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं पता, जो हमने नहीं पता। तो ये जो इंस्टेंटली खटखट खटखट करके जरा सा भी बोर नहीं होना है, जरा सा भी हमें ध्यान नहीं देना है, ये चीज़ें ना रील्स ने 10x कर दिया। पॉडकास्ट भी ज़्यादा मत देखो, मैं तो किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम में नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी पॉडकास्ट ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी क्यों लगती है, एटलीस्ट इसमें 1 घंटा आप इन्वेस्ट करके ना कहीं पे हो, फोकस्ड हो, थिंकिंग या फोकसिंग, 1 घंटा आपने ध्यान देके कोई एक चीज़ को करा। करेक्ट। तो पहली सबसे गंदी आदत, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ख़त्म कर दो, हो सके तो। वो नहीं हुआ तो एटलीस्ट कम कर दो, ठीक है। पहली चीज़ ये है, बिकॉज वो आपका टेंशन सब कुछ ख़राब कर देगी। सेकेंड है लिविंग फास्ट, जो इससे रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत। आजकल हम लोग को सब फास्ट चाहिए, है ना। हेल्थ बनाना है, फास्ट भाई, तकलीफ हुई, बीमारी हुई, फटाक से गोली खाओ, 10 मिनट में आराम, 15 मिनट में आराम। फास्ट फूड जंक फूड है। जब भी हम फास्ट के पीछे जाएंगे ना, मैंने नोटिस करा, वो लाइफ बहुत बर्बाद होगी। आजकल हर एक चीज़ फास्ट होने लग गई है, और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। फास्ट से थोड़ा दूर जाओ, स्टार्ट लिविंग स्लोली। कभी कभी थोड़ा स्लोनेस लाओ अपनी ज़िंदगी में। फास्ट पैसे कमाने के बजाय स्लोली देखो ना कि कैसे अच्छा बड़ा बिजनेस बना सकता हूँ। फास्ट हेल्थ बनाने के चक्कर के बजाय थोड़ा स्लोली, धीरे धीरे अपनी हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश करो। एक ही दिन, मैंने खुद किया हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने एक्सट्रीम डाइट्स करा हूँ, जिससे मेरी हेल्थ में नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। फास्ट जल्दी नहीं करने का, आराम से करो। मैं नहीं बोलता स्लो, स्टेडी एंड सस्टेनेबल। यस, दैट्स द की। तो स्लो, और पैसा भी अगर फास्ट, 25 दिन में पैसा डबल, डूबेगा आपका पैसा। स्लो, आराम से, धीरे धीरे अपनी वेल्थ क्रिएट करने पे फोकस करो। रिलेशनशिप फास्ट, वन नाइट स्टैंड वाली चीज़ें नहीं अच्छी होती। बीमारियां फैल रही है, HIV हो रहा है, बहुत सारी गंदी चीज़ें हो रही है फास्ट के चक्कर में। हुकअप कल्चर रिलेशनशिप खराब कर रहा है, उसमें भी स्लो जाओ। एक लड़की का अच्छे से आराम से ज़िंदगी बिताने की कोशिश करो, है ना। हैप्पीनेस में भी अगर फास्ट क्या है कि ड्रग ले लो, नशे कर लो, फटाक से सिगरेट पी लो, फटाक से कुछ ना कुछ कर लो, फटाक से आपको आराम मिले।
स्लोनेस पे जाना, मेडिटेट करने की कोशिश करो। लोग, मैं जानता हूँ ऐसे मेडिटेटर्स हैं, ऐसे गुरुज हैं जो लोग जिनको नशे से ज़्यादा नशे होते हैं सिर्फ सांसें लेके, क्या बात है, सिर्फ स्पिरिचुअल होके अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करके लोग, और वो लोग जितने मस्त है ना उतना कोई नशेड़ी कभी हो ही नहीं सकता। जितना वो लोग जो हाई बोलते हैं ना, हाई आई एम एट हाई, करेक्ट, वो लोग जो हाई पे है, मैं भी वो ट्राई करूँ कि वो हाई मेरी लाइफ में भी आना चालू हो, मज़ा है, लाइफ का एंजॉयमेंट है। तो ये फास्ट चीज़ों से दूर रहो। सेकंड, मुझे लगता है वेल्थ के ऊपर प्रोक्रेस्टिनेशन, थर्ड हैबिट ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करो, लेजीनेस आ रही है, ये भी बहुत गंदी आदत है, कुछ होएगा ही नहीं आपकी लाइफ में, आप पड़े रह जाओगे। एंड व्हेन देयर इज नो ग्रोथ देयर इज डेथ, सीधी लाइन मौत का संकेत होता है। तो वो चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, एक्शंस लेने पे एक्शन ओरिएंटेड इंसान बनो, थिंकर मत बनो, डूअर बनो। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, लोग थिंकर बन गए, बड़े बड़े फिलोसोफर बन गए घर में बैठे बैठे, हर चीज़ के ऊपर ओपिनियन है, पॉलिटिक्स के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर, जिसके ऊपर बोलोगे सबके ऊपर वो लोग कुछ ना कुछ आपको ज्ञान दे देंगे। लेकिन कुछ काम करना है, बोलो चाहे पॉलिटिक्स पे कुछ काम कर ले, नहीं कर पाएगा। क्रिकेट खेलना है, नहीं, बैठना है बस, सिर्फ बात करनी है, सिर्फ देखना है, वो मत करो। थर्ड हैबिट। फोर्थ हैबिट है आइसोलेशन में मत जाओ। आजकल है ना लोग मोबाइल, अगर ये मोबाइल से बहुत चीज़ लिंक्ड भी है, तो ये आपको आइसोलेट कर रही है। पहले एक टाइम था जब लोग पूरा गांव साथ में रहता था, मतलब घर वाले, बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली होती थी, है ना, वहाँ पे तकलीफें होती थी, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में सब लोग होते थे। धीरे धीरे ना अब हम आइसोलेट होना चालू हो गए, हम अपने आप को अलग 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 करना चालू हो गए। घर में जितने लोग उतने आते मोबाइल, हाँ, बात करने की फुर्सत नहीं है भी तो भी नहीं है, मतलब इसे मैं बोलता हूँ सोशली कनेक्टेड, इमोशनली डिस्कनेक्टेड। और इस वजह से क्या हुआ, दवाइयाँ बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। भाई आपका डिप्रेशन बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ इमोशंस है, वो निकल ही नहीं रहे। आप तो मोबाइल में ही देख रहे हो, कभी मोबाइल में आप, कभी मोबाइल आपको हंसा रहा है, कभी सडनली को रुला रहा है। आपके इमोशंस बैलेंस्ड ही नहीं है, आप कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। डूम स्क्रोलिंग जो करते हैं वो ज़ॉम्बी फीलिंग, उसमें अगर उन्होंने देखा कि एक बच्चा मर रहा है भूख से, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आज। हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं, ये सब देख देख के इनसेंसिटिव हो चुके हैं। आज एक बच्चा भूखा रहेगा, आपको तरस ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने शायद से एक बच्चे को कटते हुए देख लिया। इतने एक्सट्रीम में आप कंज्यूम करते जा रहे हो। सो इमोशंस आर डाइंग, पीपल आर आइसोलेटिंग, लोगों के बीच में कनेक्शन ही नहीं बचे। आज अपने माँ बाप के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। मोबाइल में घंटे हम स्क्रीन पे डाल सकते हैं, 2 मिनट बात करेंगे बोर हो जाएगा, क्योंकि मॉम शायद से वो रील वाले बंदे की तरह नाच के एंटरटेन नहीं कर रही है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ आपके लिए कर रही है, खाना बना के दे रही है, वो आपको सर्वाइव कराने में हेल्प कर रही है। बट हमारे लिए उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सो इसीलिए आइसोलेशन से दूर रहो, आइसोलेट करना बंद करो अपने आप को, दूसरों से कनेक्ट करना चालू करो, लोगों से, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ कनेक्ट, फील दैट इमोशंस। वो डोपामिन वहाँ से लो जहाँ से चाहिए, यहाँ से डोपामिन मत लो। एंड लास्ट, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी अगर हो सके तो उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अपना एक कनेक्शन है ना, हम कहीं ना कहीं हम बहुत ईगो में बहुत आ चुके हैं, हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ। मैंपन हटाओगे, आपने से हट के फोकस डालोगे तो शायद आप ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे। मैंने कल ही इस एक पॉडकास्ट में बात करी थी। सब लोग ये किसी से भी पूछोगे ना, आप क्या अपने माँ बाप के लिए मर सकते हो अपने माँ बाप के लिए? आप बोलेंगे हाँ। अपने बच्चों के लिए जान दे सकते हो? हाँ। बट ये सही क्वेश्चन नहीं है। सही क्वेश्चन ये है, क्या आप अपने माँ बाप के लिए अपनी हेल्थ पे काम कर सकते हो? क्या आप अपने बच्चों के लिए अपनी हेल्थ पे काम कर सकते हो? अच्छा खाना खा सकते हो? करेक्ट। जिम कर सकते हो अपने बच्चों के लिए? क्या आप अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अपने सपने पूरे कर सकते हो, ताकि उनके सपने पूरे हो सके? वेरी ट्रू। ये सब करने के लिए कोई नहीं बोलेगा, आप इस पे फोकस करो, ये रियल है। आपके मरने से आपके माँ बाप या बच्चे खुश नहीं होंगे, आप ये सब करोगे तो खुश होंगे। तो इस पे फोकस करो, ये एक हैबिट मुझे लगता है लास्ट, इसको अपनी लाइफ में लाना चालू करो, लाइफ विल बी वेरी मैजिकल एंड ब्यूटीफुल, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल है इंडीड। ग्रेट अमेजिंग जीशान, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आपने जो जर्नी शेयर की और जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपने इस पूरे पॉडकास्ट में शेयर की, इट्स रियली हेड्स ऑफ टू यू। यू आर अ ट्रू विनर एंड चैंपियन। थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो वेरी मच।